बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। पारस ने कहा, मुझे मंजूर है। अगर तुम जीत जाओगी तो मैं तुम्हारे दिल के सामने हार जाऊंगा, और अगर मैं जीत जाऊंगा तो तुम अपना हारा हुआ दिल अपने साथ ले जाओगी, फिर कभी मेरे पीछे नहीं आओगी। वो बोली, मुझे मंजूर है, पत्ते बांटो। ये गड्डी अभी मैंने फेंट कर रखी है, तुम इसे दोबारा फेंट लो। मुझे इल्ज़ाम ना देना कि मैं शार्पर हूं और मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक पत्ते इधर उधर कर दिए हैं। वो गड्डी उठाकर फेंटने लगी। उसी वक्त उसकी एक हसीन तरीन सहेली उसके पास आई। एक अदाए नाज से पारस को देखा, दोनों की नज़रें मिली। वो मुस्कुराते हुए स्वीटी से बोली, ओ माय डार्लिंग स्वीटी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश कर रही हूँ। स्वीटी ने कहा, आओ यहाँ बैठो और देखो, एक दिलचस्प बाजी हो रही है। पारस ने उसकी सहेली को देखकर कहा, तुम बहुत हसीन हो, क्या तुम भी दिल हारने आई हो? वो एक आह भरते हुए बोली, तुम बहुत हैंडसम हो, बोलो तो अभी दिल हार जाऊं। ऐसे नहीं, हमारे दरमियान पत्ते बांटे जाएंगे, तुम भी उस बाजी में शरीक हो जाना। अब 3 तरफ पत्ते जाएंगे, जो हारेगा वो अपना हारा हुआ दिल अपने साथ वापस ले जाएगा, और तुम में से जो बाजी जीत ले गई वो मुझे भी जीत जाएगी। स्वीटी ने गड्डी उसके सामने रखते हुए कहा, चूंकि 3 खिलाड़ी हो गए हैं इसलिए तुम ये ना समझो कि मैंने पत्ते लगाए हैं, लिहाजा तुम एक बार और फेंट लो। पारस ने मौका गनीमत जानकर ताश के पत्ते फेंटे। वो ज़बरदस्त शार्पर था कि 3 जगह 3-3 पत्ते बांटने वक्त समझ रहा था कि उसके पास इक्का, दुग्गी और तिग्गी है, और दोनों लड़कियों के पास छोटे छोटे रंग पत्ते हैं। स्वीटी ने पहले ही अपने पत्ते उठाकर देखे तो उसके पास बादशाह, बेगम और गुलाम थे। वो खुश हो गई। उसकी सहेली ने अपने पत्ते उठाकर देखे, उसके पास बेगम, गुलाम और दहला था। वो भी खुश हो गई। उसी वक्त 2 सहेलियां और आ गईं। वो भी हुस्नो शबाब में किसी से कम नहीं थीं। पारस ने उन्हें देखते ही कहा, आओ कुर्सियां लाकर बैठ जाओ, मालूम होता है तुम लोगों के साथ भी एक एक बाजी खेलनी होगी। स्वीटी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास इतना बड़ा पत्ता है कि तुम इसके बाद किसी के साथ नहीं खेल सकोगे। ये कहकर उसने अपने 3 पत्ते उलट दिए। उसकी सहेली ने मायूस होकर कहा, ओ मेरे पास तो तुमसे कमतर हैं। स्वीटी ने फखर से कहा, इससे बड़े पत्ते नहीं हो सकते। पारस ने कहा, तुम भूल रही हो, इससे बड़े और भी कई पत्ते हैं। उसने अपने 3 पत्ते उलट दिए। उन्हें देखते ही स्वीटी झाग की तरह बैठ गई। पारस ने कहा, अब भी अकल से काम लो, अपना रास्ता अलग कर लो। अगर ये लड़कियां तुम्हारे साथ आई हैं तो इन्हें वापस जाने के लिए कह दो। स्वीटी ने एक सर्द आह भर कर कहा, आखिर तुमने मुझे शिकस्त दे दी, चलो तुम अपनी जीत की खुशी में मेरी एक बात मान लो, मेरे साथ रात का खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाओ। पारस ने उठते हुए कहा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगा। स्वीटी ने अपनी तमाम सहेलियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब अपने हुस्नो शबाब के मुतल्लिक डींगे मारती थी। तुम्हारी बड़े ही जज्बाती जाविये से छपने वाली तस्वीर अवाम में मकबूल होती हैं, लेकिन आम आदमियों में और ख़ास आदमियों में बड़ा फ़र्क होता है, और तुम मेरे साथ खड़े हुए इस ख़ास आदमी को देख रही हो, लिहाजा यहाँ से जाओ। वो पारस के साथ चलती हुई उस क्लब से बाहर आई, फिर अपनी कार में बैठकर बोली, क्या वाकई तुम मेरे साथ इसलिए खाना खाने जा रहे हो कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी? पारस ने खुश्क लहजे में कहा, बाजी हारने वाली को यह सवाल नहीं करना चाहिए, गाड़ी आगे बढ़ाओ। उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे ड्राइव करते हुए एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में पहुंची। वहां बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति बिजनेसमैन आया करते थे। पारस उसके साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। डाइनिंग हॉल में पहुंचते ही वो एक मेज की तरफ देखकर ठिठक गया। एक उधेड़ उम्र शख्स के साथ एक नौखेज दोशीज़ा बैठी हुई थी। उसने बहुत ही प्यारा सा लिबास पहना हुआ था। 2 चुटियां गूंथकर उन्हें सीने पर सांप की तरह लौटने के लिए छोड़ दिया था। चेहरे के नकूश बहुत ही तीखे और जाज़िबे नज़र थे। स्वीटी ने उसकी नज़रों का ताकुब करते हुए पूछा, क्या वो लड़की तुम्हें पसंद आ रही है? पारस ने अपने ख्याल से चौंक कर स्वीटी को देखा, फिर कहा, देखो हुस्न उसे कहते हैं। स्वीटी ने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है?
उसने मेकअप नहीं किया है। खुदा ने उसे जो कुछ अता किया है उसे वैसे का वैसा ही रखा है। स्वीटी ने कहा, मैं दावे से कहती हूँ इसने लोशन और क्रीम इस्तेमाल की है। बाज़ लोशन और क्रीम तिब्बी नुक्ता निगाह से इस्तेमाल किए जाने के काबिल होते हैं और उन्हें हर लड़की को अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस लड़की में ये खूबी है कि उसने कोई चीखता हुआ मेकअप नहीं किया। फिर वो एक सर्द आह भरकर बोला, मैंने अपना पाकिस्तान नहीं देखा है, लेकिन उसकी तस्वीरें देखी हैं। वहाँ की लड़कियों को बहुत सारी तस्वीरों में देखा है, बस उन्हीं में से एक ऐसी है। पता नहीं ये कौन है। स्वीटी ने कहा, ये बहुत ऊंचे सरमायादार की लड़की है। इससे बात करना चाहो तो इसके बॉडीगार्ड तुम्हें गोली मार देंगे। आखिर मालूम तो हो ये कौन है। ये किंग फर्नांडो की भतीजी फेरी है। पारस ने पूछा, फेरी? फेरी के मानी होते हैं परी, और वाकई इसका नाम इसके हुस्न और इसकी मासूमियत के मुताबिक है। स्वीटी ने जलकर पूछा, क्या तुम इस पर आशिक हो रहे हो? तुम अपने नुक्ता नज़र से ना सोचो। किसी के हुस्न और उसकी सादगी को पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए मजनू बने रहें। आगे बढ़ो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। पारस ने स्वीटी को तंजिया नज़रों से देखा। फिर उसने कहा, मैं ज़रा टॉयलेट की तरफ जाना चाहता हूँ। स्वीटी ने उसकी रहनुमाई की। वो बोला, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो तेज़ी से चलता हुआ एक टॉयलेट में गया, दरवाजे को बंद किया, फिर जेब से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर किंग फर्नांडो की मखसूस फ्रीक्वेंसी पर राबिता करने लगा। पारस को मेरी और फर्नांडो की दोस्ती के बारे में बहुत कुछ मालूम था। वो उसकी भतीजी फेरी के मुतल्लिक भी बहुत कुछ सुन चुका था। अगरचे फेरी बहुत प्यारी प्यारी सी लड़की थी, उसे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन पारस दोम के मिजाज में आशिकी और दीवानगी नहीं थी। एक अच्छी लड़की को देखकर वो साफ दिली से कह रहा था कि वो बहुत अच्छी है, बस पसंदीदगी यहीं तक थी। किंग फर्नांडो ने अपनी जेब में रखे हुए ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल किया तो अपनी भतीजी से बोला, तुम ज़रा बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो तेज़ी से चलता हुआ टॉयलेट के दरवाजे पर आया। वो दरवाज़ा बंद था क्योंकि उसके पीछे पारस मौजूद था। वो दूसरे टॉयलेट में गया, फिर जेब से ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑपरेट करते हुए बोलने लगा, हेलो फर्नांडो अटेंडिंग। पारस ने मेरी आवाज़ और लहजे में कहा, हेलो फर्नांडो, क्या तुम मुझे आवाज़ से पहचान सकते हो? वो खुशी से उछलकर बोला, मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी कब्र में भी पहचान सकता हूँ। तुम कहाँ हो? जल्दी बोलो, मैं आ रहा हूँ। मेरे पास आने की हिमाकत ना करना, इंटेलिजेंस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक खुशखबरी सुना रहा हूँ, मेरा बेटा पारस दोम इसी शहर में है। वो खुश होकर बोला, क्या वाकई? मुझे फ़ौरन उसका पता बताओ। फर्नांडो, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दिया करो। ओह सॉरी, जल्दी से बोलो, और क्या बात है? बात यह है कि वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच चुका है। मैं उसके दिमाग में था, उसके ज़रिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब वो तुम्हारी मेज़ पर आने वाला है, लेकिन खुद को अजनबी जाहिर करेगा। तुम भी उससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश ना करना। हाँ, अगर मेरा बेटा पसंद आए तो उसे वक्ती तौर पर दोस्ती कर लेना, दैट्स ऑल। फर्नांडो ने जल्दी से कहा, अरे यार, इतनी जल्दी दैट्स ऑल तो ना कहो, कुछ तो बातें करो। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? टॉयलेट में घुसकर ज़्यादा देर बात करोगे तो कोई वहाँ पहुँच जाएगा। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। जब ज़रूरत होगी तो तुम्हारे पास आ जाऊँगा या तुमसे बातें कर लूँगा। फ़िलहाल खुदा हाफिज़। पारस ने राबिता ख़त्म कर दिया। उस ट्रांसमीटर को ऑफ करके अपनी जेब में रख लिया, फिर दरवाजे को ज़रा सा खोल कर झांकने लगा। सामने वाले टॉयलेट का दरवाज़ा खुल गया और फर्नांडो वहाँ से निकलकर जा रहा था। जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो पारस भी वहाँ से निकल आया। टॉयलेट एरिया से बाहर स्वीटी खड़ी थी। उसने पारस को देखकर कहा, ताज्जुब है, इधर तुम टॉयलेट में गए, उधर किंग फर्नांडो भी दूसरे टॉयलेट में गया। क्या तुमने उसे देखा था? पारस ने अनजान बनकर कहा, मैं अपने काम से गया था, किसी दूसरे के टॉयलेट में झांकना और उसे हेलो कहना हमाकत है। स्वीटी उसके पीछे चलते हुए बोली, हम किसी गोशे वाली मेज़ पर बैठेंगे। नहीं, मैं उस लड़की फेरी के पास जाऊंगा। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है? किंग फर्नांडो इतना दौलतमंद है कि तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अगर इतना ही दौलतमंद है कि तुम्हारी जैसी दौलतमंद बाप की बेटी भी उससे मुतासिर है तो आओ, मैं उसी मेज़ पर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। वो हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, तुम बात की गहराई को समझते नहीं हो। ये मेरे बाप का दुश्मन है। जब बाप का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। भाई, आखिर दुश्मनी किस लिए है? ये कारोबारी मामलात में मेरे बाप को कई बार नुकसान पहुंचा चुका है। बस इतनी सी बात, मैं इस नुकसान को मुनाफे में बदल दूंगा।
वो बेयकीनी से बोली, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आजमा लेने में क्या हर्ज है, आओ आओ। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पारस का साथ भी छोड़ना नहीं चाहती थी, लिहाजा जबरन और कहरन उसके साथ चलती हुई किंग फर्नांडो की मेज के पास आई। फर्नांडो ने सर उठाकर देखा, फिर पूछा, वेल यंग बॉय, क्या इस डाइनिंग हॉल में खाली जगह नहीं मिल रही है? पारस ने मुस्कुराकर कहा, आप यही समझकर अपने साथ बैठने की इजाज़त दे दें। भाई, मैं ऐसे लोगों को साथ बैठाता हूं जिनमें कुछ खूबियां होती हैं और जो बासलाहियत होते हैं। किंग फर्नांडो पारस को सर से पांव तक देख रहा था, दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसका जी चाहता था आगे बढ़कर उसे गले से लगा ले। पारस ने कहा, मुझ में बहुत सी खूबियां हैं, फिलहाल अपनी एक सलाहियत का मुजाहिरा करूंगा जिसके जरिए आपको कारोबारी नुकसान से बचा सकता हूं और शायद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिला सकता हूं। तो बरखुरदार देर किस बात की है, सामने आकर बैठो। एक बिजनेसमैन को नफा पहुंचाओगे और वो भी इतनी दूर से। कम ऑन यंग बॉय, गेट योर सीट बिसाइड्स मी। वो उसके करीब वाली सीट पर बैठ गया। स्वीटी को बैठने का इशारा किया, फिर कहा, पहले हमारा तारुफ हो जाए। मुझे अली मुराद कहते हैं, मैं पेरिस से आया हूं और ये आपके कारोबारी हरीफ जेम्स पार्डन की बेटी है। किंग फर्नांडो ने उसे चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो ये स्वीटी है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये अपने बाप की दुश्मनी को भुलाकर मेरी मेज़ पर बैठ गई है। जो नफरतों के दरमियान रहकर मोहब्बत करने आता है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बोलो बेटी, अपने अंकल से क्या तोहफा लोगी? क्या चाहती हो? जो चाहती हो वही मिलेगा। फर्नांडो ने कन अखियों से पारस की तरफ देखते हुए कहा, यूं भी आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरी जिंदगी में एक ऐसी हस्ती आई है जिसके लिए मैं अपना सब कुछ लुटा सकता हूं। स्वीटी ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप बुजुर्गों के दरमियान जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाए। समझो खत्म हो गई। पारस ने कहा, अंकल ऐसे नहीं, आपने इसके पापा को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तलाफी कर दीजिए। अच्छी बात है स्वीटी, तुम यहां से जाकर अपने बाप से कहना हुकूमत 12 तारीख को स्मगलिंग का जब्तशुदा माल नीलाम कर रही है जिसकी मालियत तकरीबन 50 करोड़ डॉलर है। इस नीलामी में सिर्फ मैं ही तुम्हारे बाप के मुकाबले में ऊंची बोली दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी खातिर नहीं दूंगा। अपने बाप से कहना 20 करोड़ से ज्यादा की बोली ना दे, मैं उससे पहले ही मैदान छोड़ दूंगा। अगर तुम्हारे बाप ने 20 करोड़ डॉलर में वो तमाम स्मगलशुदा माल हासिल कर लिया तो उसे मजीद 30 करोड़ डॉलर का मुनाफा हो जाएगा। क्या तुम खुश हो? स्वीटी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने कहा, ओह अंकल, मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बुजुर्गों के दरमियान दोस्ती चाहती थी, मैं इस तरह दोस्ती की इब्तदा कर रहा हूं। अब देखना चाहता हूं जवाबन तुम्हारा बाप क्या करना चाहेगा। पारस ने कहा, अंकल मैंने अपना तारुफ कराया, लेकिन आपने अपना और अपनी साहबजादी का तारुफ नहीं करवाया। किंग फर्नांडो ने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, यह मेरी भतीजी फरजानो है, मैं इसे प्यार से फेरी कहता हूं। फेरी ने मुस्कुराते हुए मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया। पारस ने कहा, अंकल आपकी फेरी उधर से हाथ बढ़ा रही है, मैं इधर से हाथ बढ़ाऊंगा। दरमियान में आप हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीच से हट जाएं? फर्नांडो हंसते हुए अपनी जगह से उठ गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था, मैं भी कैसा अहमक हूं, लड़के लड़की को साथ बैठने का मौका पहले ही देना चाहिए था। पारस ने फेरी का हाथ अपने हाथ में लिया, फिर पूछा, क्या रस्मी तौर पर यह कहना होगा कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हो रही है? फेरी ने हंसते हुए कहा, अगर खुशी नहीं हो रही है तो हरगिज ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम खुशी की बात कह रही हो, मुझ पर तो दीवानगी तारी हो रही है। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि तुम्हारी जैसी हसीन लड़की जिंदगी में पहली मर्तबा देख रहा हूं। वो शर्मा गई। उसका चेहरा गुलाबी था, हया के मारे सुर्ख होने लगा। पारस ने उसके करीब झुककर उसके कान के करीब सरगोशी की, मेरी इस बेतकल्लुफी का कोई और मतलब ना लेना, दरअसल मैं स्वीटी से पीछा छुड़ाना चाहता हूं। दूसरी तरफ स्वीटी तिलमिला रही थी। उसे अपने बाप के कारोबार के सिलसिले में जितनी खुशी हुई थी, पारस के दूसरी तरफ झुकने से उतनी ही मायूसी और शिकस्त का एहसास हो रहा था। फेरी का हाथ अभी तक पारस के हाथ में था। उस पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं लकीरें देखकर किस्मत का हाल बता सकता हूं। स्वीटी ने नागवारी से कहा, अली मुराद, फेरी का दायां हाथ तुम्हारे हाथ में है, जबकि लड़कियों का बायां हाथ देखा जाता है। फेरी ने अपनी बड़ी बड़ी गजाली आंखों से पारस को देखते हुए कहा, वाकई
तुम गलत हाथ देख रहे हो। वो एक सर्द आह भरकर बोला, तुम्हारा हाथ तो क्या, मैं तुम्हारी किसी चीज को गलत नहीं कह सकता। कुदरत ने तुम्हें सर से पांव तक गलती से पाक रखा है। फेरी ने एकदम से शर्माकर अपना हाथ छुड़वा लिया। पारस को इस हया का मशरकी अंदाज बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, अंकल ये मगरिब की परवरदा है, लेकिन मशरकी लड़कियों की तरह शर्माती है। फर्नांडो ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी मशरकी तहजीब और वहाँ के आसार कदीमा के मुतल्लिक एक किताब लिख रही है जो अनकरीब शाया होने वाली है। इस सिलसिले में ये 4 बरस तक पाकिस्तान और भारत में रह कर आई है, वहाँ की ज़ुबान भी बोल लेती है। पारस ने हैरत और मुसरत से फेरी को देखा, फिर उर्दू ज़ुबान में पूछा, क्या वाकई तुम हमारी ज़ुबान में गुफ्तगू कर सकती हो? उसने भी उर्दू ज़ुबान में जवाब दिया, जी हाँ, एक पाकिस्तानी बुजुर्ग मेरे गाइड रह चुके हैं, मैंने उनसे ये ज़ुबान सीखी है। वो खुश होकर बोला, अब मैं यह ज़रूर कहूँगा कि तुमसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है, और ये कोई रस्मी जुमला नहीं है। स्वीटी ने कहा, महफिल में बैठकर महफिल की ज़ुबान बोलनी चाहिए। तुम लोगों ने यह कौन सी ज़ुबान शुरू कर दी है? हम वो ज़ुबान बोल रहे हैं जिसे पहले हिंदुस्तान से निकाला गया, फिर बांग्लादेश से निकाला गया, अब तुम इस महफिल से निकालना चाहती हो। फर्नांडो ने कहा, भाई बातें भी करते जाओ और खाते भी जाओ। स्वीटी ने अपनी जगह से उठकर कहा, मुझे भूख नहीं है, अली मेरे साथ चलो। पारस ने कहा, ज़रा अपने लहजे पर गौर करो, तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं। तुमने मेरे साथ रात का खाना खाने का वादा किया था, ये रात ही का खाना है और तुम इसे छोड़कर उठ रही हो। मगर हम तन्हाई में खाना चाहते थे, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। इस महफिल से खाने के बगैर उठना तहजीब के खिलाफ है। प्लीज़ बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगी। अगर तुम इस तरह उठकर जाओगी तो तुम्हारी ही इंसल्ट होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हाँ हाँ, क्यों मेरा साथ दोगे? एक हसीन लड़की जो देख ली है, क्या मैं किसी से कम हूँ? तुमने अब तक जितनी हसीन लड़कियां मुझे रिझाने के लिए पेश की, वो भी किसी से कम नहीं थी। तुम्हें कब अकल आएगी? तुमने अपनी दौलत की चमक दिखाकर मुझे हासिल करना चाहा, फिर मेरे पीछे गुंडे लगा दिए। जब मैं किसी तरह तुम्हारे हुस्न के जाल में फंस ना सका तो तुमने ताश की बाजी खेली, उसमें भी हार गई। ये मेरी शराफत और इंसान दोस्ती है कि इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हारे बाप को कारोबारी नुकसान से बचा रहा हूं। तुम अपनी जिद और गुरूर में ये भूल रही हो कि तुम्हें कम से कम कारोबारी अंदाज में यहां बैठना चाहिए। अपने बाप को फायदा पहुंचाने के लिए हम सब के साथ मोहब्बत और मुस्कुराहट से काम लेना चाहिए। कारोबारी अंदाज में मुस्कुराने वाली औरतें बाजारी होती हैं और मैं ऐसी नहीं हूं। बेशक वो तो तुम्हारी वीडियो फिल्म से ही जाहिर है। वो एकदम से तिलमिला गई, होंठों को दांतों से चबाती रही, गुस्से से पारस को देखती रही, फिर एक झटके से पलटकर जाने लगी। जाने का अंदाज ऐसा ही धीमा धीमा सा था, जैसे पारस आवाज देगा तो वो पलटकर जरा नखरे दिखाएगी, फिर आ जाएगी। लेकिन वो खामोश बैठा रहा। आखिर वो नजरों से ओझल हो गई। फर्नांडो ने पूछा, ये तुमसे कहाँ टकरा गई थी? क्या बताऊं अंकल, पेरिस से आते वक्त जहाज में मुलाकात हुई थी, तब से पीछे पड़ गई है। खुदा करे अब पीछा छोड़ दे। फर्नांडो ने कहा, बेटे से पीछा छुड़ाना कौन सी मुश्किल बात है? मैं तो तुम्हारी आमद की खुशी में इसके बाप को फायदा पहुंचाने का वादा कर चुका हूं। अगर इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसके बाप का सारा कारोबार चौपट कर दूंगा, उन्हें फुटपाथ का भिखारी बना दूंगा। बहरहाल उसे जहन्नुम में जाने दो, अब तुम हमारे साथ रहोगे। अंकल, मैं जानता हूं आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये ना भूलें कि इंटेलिजेंस वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपके करीब जो भी आता है उसके मुतालिक छानबीन शुरू हो जाती है। क्या आपने एक बुरी खबर सुनी है? वो चौंक कर बोला, कैसी खबर? सुपरमास्टर ने टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया है। अब तो इंटेलिजेंस वालों के लिए और आसानियां पैदा हो गई हैं। अगर वो मेरे मुतालिक सिर्फ इतनी रिपोर्ट पेश कर दें कि मैं आपके साथ इस मेज़ पर बैठकर खाना खा रहा हूं, तो सुपरमास्टर फौरन आपके दिमाग में पहुंचकर मेरे मुतालिक पूरी तफसीलात मालूम कर लेगा। ओह गॉड, ये तो बुरी से भी ज्यादा बुरी खबर है। मैं तुमसे अभी मिलूं और अभी तुम्हें रुखसत कर दूं, मेरा दिल कभी ये नहीं मानेगा। मेरा ये अरबों डॉलर का फैला हुआ कारोबार आखिर किसके काम आएगा? आप जज्बाती हो रहे हैं। अगर मैं जज्बाती होता तो ये जज्बात बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके होते। जब तुम छोटे से थे तभी मैंने फैसला कर लिया था। अगर तुम्हारे और फेरी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मैं सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगा, और अगर तुम्हारे मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हुए
तो अपना सब कुछ तुम दोनों में आधा आधा तकसीम कर दूंगा। पारस ने हंसते हुए कहा, अभी तो मैं दूध पीता बच्चा हूं। आप मेरी शादी और मेरे नाम अपनी जायदाद की मुंतकली के मुतल्लिक अभी ना सोचें। ठीक है, ये वक्त के साथ साथ होता रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह कैसे जाने दूं? पूरे अमेरिका में मेरा कारोबार फैला हुआ है। हर बड़े शहर के फ्लाइंग क्लब में मेरे 1-2 हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं। हर जगह मेरे बंगले और एयर कंडीशन्ड कारें हैं। ये सब कुछ तुम्हारे काम नहीं आएगा तो फिर इनका क्या फ़ायदा? तुम्हें यहाँ रहकर ना जाने कैसे कैसे ज़राए इख्तियार करने की ज़रूरत पेश आएगी। ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। फेरी ने कहा, अंकल, आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि मिस्टर अली मुराद दरहकीकत कौन है? फेरी ने पारस को देखा। पारस ने जल्दी से नज़रें चुरा लीं। उसकी खूबसूरत गजाली आंखें दिल को धड़का देती थीं। वो बोली, क्या तुम अंकल फरहाद के बेटे हो? वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। उससे कतराने के लिए फर्नांडो को मुखातिब करते हुए बोला, आपके पास जो कुछ है वो मेरा ना सही फेरी का ज़रूर है। अगर कभी तकदीर ने इजाज़त दी तो आपसे ज़रूर हर तरह की मदद हासिल करूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा आप लोगों के साथ रहना मुनासिब नहीं है। फर्नांडो ने मेज़ पर झुककर आहिस्तगी से कहा, बेटे, ये बात तो अब इंटेलिजेंस वाले दूर तक पहुंचाएंगे कि एक खूबरू नौजवान मेरी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहा था और बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू कर रहा था। जब बात खुल ही गई है तो मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? अंकल, बात खुल गई है इसीलिए तो जा रहा हूँ। यहाँ से जाते ही अपनी शनाख्त बदल दूंगा। पासपोर्ट बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगा और ऐसा कोई रास्ता निकालूंगा कि तुम हमसे मिलने के बाद फिर कभी जुदा ना हो सको। वो तीनों उठकर खड़े हो गए। फर्नांडो ने उससे मुसाफहा करते हुए कहा, फेरी तुम्हें घर तक छोड़ आएगी? मैं किसी टैक्सी में चला जाऊंगा। कैसी बातें करते हैं, फर्नांडो का बेटा और टैक्सी में जाए? फेरी ने कहा, शायद तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते। कैसी बातें कर रही हो भाई, मैं कोई गलत फहमी पैदा नहीं करना चाहता। चलो मुझे घर तक छोड़ आओ। वो मुस्कुराती हुई उसके साथ हो गई, वहां से जाने लगी। फर्नांडो बड़ी हसरत से और मुसरत से दोनों को शाना बशाना जाते हुए देख रहा था। फिर उसने सोच के जरिए कहा, अबे ओ फरहाद के बच्चे, मेरी जिंदगी के हसीन तरीन लम्हात में कहाँ गायब है? जरा मेरे दिमाग में आ और देख कितना खूबसूरत जोड़ा मेरी निगाहों के सामने है। देख, मैं तुझे साफ तौर पर कह रहा हूँ, ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। मैंने इसी लम्हे से तेरे बेटे को दामाद बना लिया है। वो दोनों एक रोल्स रॉयस के सामने पहुंच गए। फेरी उसके लिए दरवाज़ा खोलना चाहती थी। उसने हाथ पकड़कर कहा, यह गलत बात है। एटिकेट्स के मुताबिक मर्द औरत के लिए दरवाज़ा खोलता है। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। फेरी ने कहा, लेकिन मैं ड्राइव करूंगी। क्या यह शहर तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है? हाँ, पहली बार आया हूं, लेकिन यहाँ के मुतालिक अच्छी खासी मालूमात हो गई है। वो अगली सीट पर बैठ गई। पारस ने दरवाज़ा बंद किया, फिर दूसरी तरफ घूमकर स्टीयरिंग सीट संभाल ली। उसे पार्क एरिया से निकालकर मेन रोड पर आ गया। फेरी ने पूछा, तुम्हारा नाम पारस है? हाँ, पारस दोम। मेरा एक और भाई है, उसे पारस अव्वल कहते हैं। तुम दोनों के नाम पारस क्यों हैं? दरअसल ये फैसला नहीं हो रहा है कि हम दोनों में से कौन फरहाद अली तैमूर की औलाद है। फेरी ने कहा, जाहिर है दो में से कोई एक होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा? ये भी जाहिर है दूसरा लावारिस होगा। उसके माँ बाप का नाम, पता, ठिकाना कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। वो एक सर्द आह भरकर बोली, बहुत से लावारिस ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छे वालिदैन का साया मिल जाता है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम भी लावारिस हो? मैं यही कहना चाहती हूँ। पारस ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो? हम अच्छी तरह जानते हैं तुम किंग फर्नांडो की भतीजी हो। आज से कोई 18 बरस पहले किंग फर्नांडो की भतीजी एक हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल करती थी। उन्हीं दिनों उसे एक नौजवान से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत बढ़ते बढ़ते शादी के मरहले तक पहुंचने वाली थी। वो चाहती थी कि किंग फर्नांडो को अपनी मोहब्बत के बारे में सब कुछ बता दे और उस नौजवान को भी फर्नांडो के सामने ले जाए, लेकिन अचानक पता चला वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। पारस ने कहा, बेचारी के साथ ज़बरदस्त धोखा हुआ। मुझे जहाँ तक याद आता है उनकी भतीजी का नाम भी फेरी था। हाँ, उसी की याद ताज़ा रखने के लिए मुझे फेरी कहा जाता है।
उस शादीशुदा आशिक से ताल्लुकात के नतीजे में वो उसकी बेटी की मां बन गई। उसने बदनामी से बचने और अपने अंकल को बदनामी से बचाने के लिए बच्ची के साथ कमरे में बंद होकर खुद को आग लगा ली। वो उस बच्ची के साथ ही जलकर मरना चाहती थी, लेकिन कुदरत ने खताकार को सजा दी। उस जलने वाली को कोई ना बचा सका और जो बच्ची बेकसूर थी वो किसी ना किसी तरह बच ही गई। पारस ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। वो रो रही थी और रुमाल से आंखें पोंछ रही थी। पारस ने कहा, ये क्या पागलपन है भाई, तुम तो बहुत कमज़ोर लड़की हो। वो कुछ ना बोली। पारस ने कहा, मेरी तरफ देखो। उसका सर झुका हुआ था। उसने सिर्फ नजरें उठाई। पारस का दिल बेतरह धड़कने लगा। वो आंखें आंसुओं से धुलकर कुछ और दिलनशी हो गई थीं। वो सोचने लगा, मैंने खामखा उसे अपनी तरफ देखने के लिए कह दिया। इंसान खुद ही गिरफ्तार होने की हमाकत कर बैठता है। मेरे सामने एक बहुत तवील पुरखतर रास्ता है, कोई मंजिल नहीं है, तो फिर मैं क्यों गिरफ्तार हो रहा हूं? नहीं, मुझे इससे बचकर निकल जाना चाहिए। उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर तक दोनों के दरमियान खामोशी रही। पारस ने सोचा, मैंने उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहा था, मुझे कुछ कहना चाहिए था। ये क्या सोच रही होगी? फिर उसके दिल पर एक बोझ है, उसे उतार देना चाहिए। ये सोचकर उसने कहा, तुम लावारिस नहीं हो। वो फिर एक सर्द आह भरकर बोली, हाँ, जैसे तुम में से कोई पारस लावारिस है और कोई नहीं है। ऐसी बात नहीं है, देखो ना, तुम किंग फर्नांडो की भतीजी की बेटी हो। मेरा बाप कौन है? वही शख्स जिसने तुम्हारी मां को धोखा दिया। लेकिन वो कौन था? कोई आज तक उसे तलाश ना कर सका, उसका नाम तक मालूम ना हो सका। क्या लावारिस उसे ही नहीं कहते जिसके बाप का कोई नाम ना हो? पारस विंडस्क्रीन के पार देखते हुए बोला, कभी ये इंकशाफ होगा कि मेरे बाप का भी नाम नहीं मालूम है, तब मैं तुम्हारी तरह आंसू नहीं बहाऊंगा। तुम मर्द हो, औरत भी फौलाद बन सकती है अगर वो बनना चाहे। क्या तुम मेरी एक बात का यकीन करोगे? जरूर करूंगा, बोलो। मैंने आज तक कभी एक आंसू नहीं बहाया, ये मालूम होने के बाद भी कि मेरी पैदाइश किन हालात में हुई है। मैं तल्खी से मुस्कुरा कर रह गई। आज तुम्हारे सामने बेख्तियार आंसू निकल गए। पहले तो मैं खुद हैरान हुई, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर समझ में आया, मैं तुम्हें अपने आंसू दिखाना चाहती हूं। शायद मैं ये चाहती हूं कि कभी तुम्हारे बारे में ऐसा ही कोई इंकशाफ हो तो मैं बेख्तियार तुम्हें याद आ जाऊं। वो खामोश रहा। उसकी समझ में ना आया कि ऐसे वक्त क्या कहना चाहिए। वो अंदर ही अंदर कशमकश में मुब्तला था। अपनी बेपनाह संजीदगी और खुश्क मिजाजी के नतीजे में सोचता था, ये सब बकवास है। ना जाने मेरी जिंदगी में ऐसी कितनी रोती मुस्कुराती हुई लड़कियां आएंगी। मुझे किसी से मुतासिर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं क्यों मुतासिर हो रहा हूं? ये कौन सा जज्बा है? ये कैसी कशिश है? क्यों मैं अपने असूलों से हट रहा हूं? वो आहिस्तगी से बोली, क्या तुम्हें घर जाने की जल्दी है? वो पीछा छुड़ाने के लिए कहना चाहता था, हाँ, मुझे फौरन घर पहुंचना है, लेकिन वो बोलते बोलते लुढ़खड़ा गया, नहीं, कोई जल्दी नहीं। क्या तुमने चांदनी रात में कभी दरिया की सैर की है? कभी उसका मौका ही नहीं मिला। तुम इस मुल्क में, इस शहर में हमारे मेहमान हो। मुझे मेज़बानी का मौका दो। मैं तुम्हें दरिया की सैर कराना चाहती हूं। हमें कहाँ जाना होगा? बैटरी पार्क चलेंगे, वहां हमारी ज़ाती मोटर बोट है। फिर हम जजीरा अप्स जाएंगे। मैं दुनिया देखने के लिए बाबा साहब के इदारे से निकला हूं। मामा से भी यही कहा था कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं अब तो वो नहीं हो सकेगा। किस काम के लिए आए थे? ये एक लंबा चक्कर है। ट्रांसफॉर्मर मशीन का मामला है। मैं उसका नक्शा गायब करना चाहता था, लेकिन यहाँ तो मशीन मौजूद है, नक्शे की कोई अहमियत नहीं होगी। अब तो रावी चैन लिखता है और तकदीर ने तुम्हारे पास पहुंचा दिया है ताकि मुझे सैरो तफरी करा सको। फेरी ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। फिर आबिदा कायम होते ही कहा, मैं फेरी बोल रही हूँ, रिसीवर अंकल को दो। जरा देर बाद ही किंग फर्नांडो की आवाज़ सुनाई दी, हेलो माय डियर, क्या हाल है? क्या पारस तुम्हारे साथ है? जी हाँ, हम दोनों बैटरी पार्क जा रहे हैं, वहाँ से दरिया की सैर का इरादा है।
आप फ़ौरन हमारे लिए मोटर बोट रिज़र्व करवा दें। वो अभी रिज़र्व हो जाएगी। उसमें तुम दोनों की ज़रूरियात का सामान मौजूद होगा। क्या वो कार तुम ड्राइव कर रही हो? जी नहीं, पारस ड्राइव कर रहे हैं। उससे कहो तुम कार ड्राइव करोगी और वो आराम से बैठकर ट्रांसमीटर के जरिए मुझसे गुफ्तगू करेगा। पारस ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। दोनों ने अपनी जगह बदल ली। अब फेरी कार ड्राइव कर रही थी और वो उसकी सीट पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। उसने अपने ट्रांसमीटर को ऑपरेट किया और फिर कहा, मैं अली मुराद बोल रहा हूं। अंकल, आपको टेलीफोन पर मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।